नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन। चलिए हम जो है इस क्लास में यहाँ पे कवर करने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, जिसके अंतर्गत हमको कंप्लीट सिलेबस देखने को मिलेगा एग्ज़ाम के पैटर्न के हिसाब से। यानी कि एग्ज़ाम आपका है उस हिसाब से हमको यहाँ पे रिवाइज करना है। हमको डिटेल में सारी चीज़ें नहीं पढ़ना है। डिटेल में पढ़ने के लिए मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया हूँ, एक नहीं आपको 2 वीडियो मिलेंगे, तो उसमें जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको जो है PDF कैसे डाउनलोड करना है, आपको ट्यूटोरियल जो है सारी चीज़ें नोट्स कैसे मिलेगी और आपका कंप्लीट वीडियो कैसे मिलेगा, सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूं, ताकि हम जो है क्लास को चलते के दौरान, यानी कि क्लास जब आपकी कंटिन्यू रहेगी तो बीच में आपकी कोई भी डाउट ना रहे। कुछ लोग जो रहते हैं PDF कैसे डाउनलोड करना, सारी चीज़ें पूछते रहते हैं। तो देखिए, आप जब टेलीग्राम में जाओगे तो टेलीग्राम में आपको मैंने एक वीडियो डाला हूँ PGDCA एंड DCA की नोट्स कैसे डाउनलोड करें। इस वीडियो को ज़रूर देखें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके लिए फ़ायदे की बात होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं छोटी छोटी टिप्स डालता हूँ जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस चैनल का नाम आप देखोगे तो आपको दिखेगा यहाँ अरविंद टिप्स, इसी का पार्ट है, तो इससे आप जुड़ जाइए। इसमें आपको छोटी छोटी टिप्स मिलेगी। चलते हैं हम वेबसाइट में। तो आप देखिए यहाँ पे वेबसाइट का नाम है sarkarstudywaves.com। इस पर आपको जाना है और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। जब आप जो वीडियो है उसके नीचे जाओगे तो वहाँ पे भी यहाँ DCA PGDCA किसी में भी आपको जाना है और आपको यहाँ जाना है। देखिए, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, PC पैकेजेस, डेटा बेस यूजिंग MS एक्सेस, फंडामेंटल्स ऑफ मल्टीमीडिया या प्रोग्रामिंग विद VB.NET, या फिर सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट पढ़ना है, आपको तैयारी कैसे करना है, इसके अलावा आपको आंसर कैसे लिखना है, आपके सारे वीडियोज़ यहाँ पर मिल जाएंगे जितने भी आपके फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर के हैं। तो आपको कोई भी चीज़ें ढूंढना ना पड़े, इसलिए मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें अटैच कर दिया हूँ। और इसके अलावा भी टेलीग्राम में यहाँ पे मैं सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करते रहता हूँ, विभिन्न प्रकार का मटेरियल, तो उससे भी आप जुड़ जाएंगे। प्रैक्टिकल एग्जाम के क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारी चीज़ें आपको मिलेगी। तो आपको कोई भी चीज़ें यहाँ पे टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए हम जो है सीधे शुरू करते हैं क्लास को बिना देरी किए। तो देखिए, आपके सब्जेक्ट का नाम क्या है? सब्जेक्ट का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। क्या नाम है? फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। और साथ में अगर देखें तो इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी जुड़ जाता है। तो फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर से संबंधित बेसिक चीज़ें, साथ ही कुछ कम्युनिकेशन से रिलेटेड चीज़ें, यानी कि इंटरनेट, नेटवर्किंग और कम्युनिकेशन से रिलेटेड चीज़ें, यानी कि नेटवर्क के टाइप्स क्या है, टोपोलॉजी क्या है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो यहाँ हम सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। तो बेसिक चीज़ कंप्यूटर क्या है सबको पता होना चाहिए। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कंप्यूटर क्या है, यानी कि डेफिनेशन को समझाइए। दूसरी चीज़ पूछ लिया जाता है कंप्यूटर की विशेषताओं को समझाइए। कंप्यूटर की विशेषताएं मतलब भाई सिंपल सी बात है, विशेषताएं मतलब उसके फीचर्स पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपसे बनना चाहिए। तो हम आगे बात करेंगे किस किस प्रकार के क्वेश्चन है और सारी चीज़ें उनको हल करना देखेंगे। तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक प्रकार का सिस्टम है, यानी कि 2 या 2 से अधिक इकाइयों के समूह को हम क्या बोलते हैं? सिस्टम। और कंप्यूटर के अंतर्गत भी हमको इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, CPU, प्रोसेसिंग डिवाइस, इन सभी चीज़ों का मिश्रण देखने को मिलता है, इसलिए इसे हम सिस्टम बोल देते हैं। और क्या है ये? कंप्यूटर सिस्टम है। इसके अंतर्गत हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और यूज़र, इन तीनों यूनिट का कलेक्शन होता है। हार्डवेयर क्या करता है? एक मशीन यानी डिवाइसेस होती है। डिवाइस को रन करना तो हमको सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। और अगर सॉफ्टवेयर और यूज़र मतलब एक प्रकार से हार्डवेयर मिल जाए तो एक मशीन बन जाती है, यानी कि एक चलने वाली मशीन, जिसको चलाने का काम होता है एक यूज़र का, यानी कि एक पीपल का होता है। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पर। चलिए, आपके पास एक टास्क है कि आप जो है वीडियो को शेयर कर दीजिए फटाफट और वीडियो को लाइक कर दीजिए जिन्होंने लाइक नहीं किया है, और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिए होंगे। ठीक है, तो क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस आपको ढूंढना ना पड़े, तो ये काम आप कर लीजिए और अपने साथ में अपने दोस्तों को भी आप सब्सक्राइब कराइए, उसको शेयर कीजिए। यहाँ आप देखोगे तो कंप्यूटर सिस्टम का कॉन्सेप्ट जैसे मैंने बताया, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और यूज़र का कलेक्शन है, जो कि एक सिस्टम के रूप में जाना जाता है। जहाँ पे कंप्यूटर में हम इनपुट करेंगे, इनपुट के बाद प्रोसेस होगा, प्रोसेस के बाद हमें आउटपुट प्राप्त होता है। इनपुट करने के लिए कुछ डिवाइसेस होती है, जैसे माउस है, कीबोर्ड है, स्कैनर है, जॉयस्टिक है। इसके अलावा आपको वेब कैमरा देखने को मिलेगा। ठीक है, साथ ही आप देखिए प्रोसेसिंग में आपको CPU, यानी कि वर्तमान में आपको GPU देखने को मिलता है। GPU मतलब क्या हो जाता है? GPU का मतलब हो जाता है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। जैसे आप ग्राफिक्स कार्ड देखते हैं ना, 2 GB, 4 GB, 8 GB, जो NVIDIA के या अलग अलग प्रकार के जो ग्राफिक्स आते हैं, GTX RTX वाले, गेमिंग के लिए, वीडियो एडिटिंग के लिए, तो वो चीज़ आपको देखने को मिल जाती है प्रोसेसर के रूप में। मॉनिटर या प्रिंटर आपको देखने को मिल जाता है, ये आउटपुट है। मॉनिटर आपका सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है और प्रिंटर आपका हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। जैसे आप यहाँ देखोगे तो आपको स्क्रीन मॉनिटर देखने को मिलेगा। साउंड सिस्टम जो आउटपुट डिवाइस है,
उसके बाद कीबोर्ड है, माउस है, इनपुट डिवाइस है, मॉडेम आपका सिग्नल कन्वर्जन देखने को मिल जाता है, और उसके बाद सीपीयू जो प्रोसेसिंग के लिए कैबिनेट यूज़ होता है। इसके अंदर सारा मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क है, एसएसडी है, सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। चलिए, कंप्यूटर का मुख्य जो काम होता है, ये कंप्यूटर जो है एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ये यूज़र से इनपुट प्राप्त करता है डाटा के फॉर्म में और उसको प्रोसेस करता है और उसको रिजल्ट के रूप में देता है। तो मुख्य रूप से अगर देखें तो ये किस पैटर्न में काम करता है, IPO, यानी कि इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट के रूप में। तो जैसे आप जूस बनाने के लिए इनपुट देते हो, उसको ग्राइंडर से ग्राइंड करते हो और आउटपुट आपको प्राप्त हो जाता है जूस के रूप में, ऐसे कंप्यूटर काम करता है। डाटा प्रोसेसिंग का काम करेगा, डेटा स्टोरेज का, डेटा रिट्राइवल का, डॉक्यूमेंट क्रिएट करता है, ईमेल है, गेम्स है, ब्राउजिंग है, साथ ही स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, वीडियो गेम, ऐसे कितने काम हैं जो आप गिना नहीं सकते। आज की डेट में देखोगे तो कंप्यूटर हर जगह यानी वर्सेटाइल हो चुका है, जहाँ चाहे वहाँ यूज़ हो रहा है, छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक सभी ऑर्गेनाइजेशन में। इसके अलावा कंप्यूटर क्या है, आप यहाँ पे पढ़ लेना, डेफिनेशन आपको बनना चाहिए, इसका फुल फॉर्म है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है, तो यहाँ देखिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल जाता है कि कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम क्या है। कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम यानी कि एक प्रकार का चित्र होता है। कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम मतलब एक प्रकार का चित्र मतलब एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। मान लो कंप्यूटर कैसे काम करता है, किस प्रकार प्रोसेस करता है, उसके सारे पार्ट्स किस प्रकार जुड़े होते हैं, उससे एक डायग्राम बनता है, उसी को हम बोल देते हैं कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम। तो इसके बारे में क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे डेफिनेशन लिख सकते हैं। इसकी डेफिनेशन ये लिखी हुई है। और दूसरी चीज़ आपको देखने को मिल जाती है कि आप यहाँ पे इसका चित्र बनाना है, तो इनपुट डिवाइस ऐसे चित्र बना सकते हैं। इसमें जो भी डाटा जाएगा वो यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर लगा होता है जिसका नाम होता है इनकोडर, यानी कि इनपुट से मेन मेमोरी में जाएगा, इनकोडर के माध्यम से कन्वर्ट होकर। उसके बाद आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे ये सीधे आउटपुट में न जाकर कैसे जाता है, ALU, यानी कि मेन मेमोरी से कहाँ जाता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में प्रोसेस होता है। प्रोसेस होने के बाद कहाँ जाता है, आउटपुट डिवाइस, चाहे वो मॉनिटर हो सकता है, चाहे वो प्रिंटर हो सकता है। उसके बाद ये अगर सेव करने की बात हो तो कहाँ जाता है, ऑक्सिलरी, यानी कि स्टोरेज डिवाइस में जाता है। इन सभी काम को कंट्रोल कौन करता है, कंट्रोल यूनिट करता है। कौन करता है, कंट्रोल यूनिट। तो इस प्रकार से इस डायग्राम को जब आप बना दोगे तो ये बन जाएगा कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम। और इससे रिलेटेड चीज़ें आप देखोगे तो यहाँ डिस्क्राइब किया हूँ मैंने, डिटेल वीडियो में आपको मिल जाएगा। इसमें आप देखिए यहाँ पे इनपुट डिवाइस से रिलेटेड चीज़ें लिख सकते हैं, CPU है, मेन मेमोरी यानी रैम है। साथ ही आप देखोगे तो आपको यहाँ पे स्टोरेज डिवाइस देखने को मिल जाती है, आउटपुट डिवाइस है, मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड मेन एक्सपेंशन स्लॉट होता है, एक्सपेंशन बोर्ड होता है जिसके अंतर्गत सारी डिवाइसेस कनेक्ट होती है। उसके बाद देखेंगे एक्सपेंशन कार्ड होते हैं जो मदरबोर्ड में कुछ एक्स्ट्रा एसेसरीज के रूप में यूज़ होते हैं। ग्राफिक्स कार्ड हो सकते हैं, साउंड कार्ड हो सकते हैं, नेटवर्क कार्ड हो सकते हैं। पावर सप्लाई यूनिट जिसे हम SMPS बोलते हैं, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, ये भी आपको देखने को मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ जब आप लिख दोगे तो आपका कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अगली बात करते हैं हम। आगे जो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं, मदरबोर्ड ऐसे सेपरेट तो नहीं पूछेगा, पर मदरबोर्ड अगर पूछा तो मदरबोर्ड क्या है, कंप्यूटर का मेन जो पैनल होता है जिसके अंतर्गत आपको सारे पोर्ट्स है, CPU है, रैम है, रोम है, इन सभी चीज़ों का कलेक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, इसे बोलते हैं मदरबोर्ड। मदरबोर्ड ना रहे तो कंप्यूटर कनेक्ट कैसे होगा, एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पाएगा। मदरबोर्ड के कुछ प्रकार देख लो आप, इंटीग्रेटेड होता है, नॉन इंटीग्रेटेड, डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, सर्वर है, ये सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिल जाती है। इसके बाद देखिए मदरबोर्ड के कुछ पार्ट्स होते हैं जैसे पावर कनेक्टर्स होते हैं, CPU सॉकेट होता है जैसे आप यहाँ देख सकते हैं पावर कनेक्टर, ये आप देखिए। कुछ इनपुट आउटपुट पोर्ट्स होते हैं जो पीछे की तरफ आप देखोगे कंप्यूटर में। उसके बाद बायोस होता है, बायोस का मतलब क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये भी आपको देखने को मिल जाता है। फिर उसके बाद CMOS बैटरी होती है जो एक इंटरनल बैटरी होती है CPU के अंतर्गत, मतलब मदरबोर्ड में। रैम का स्लॉट आप देख सकते हैं, मेमोरी कार्ड मतलब मेमोरी स्लॉट। IDE कनेक्टर जो होता है पुराने समय की जो हार्ड डिस्क है उसके लिए। SATA कनेक्टर जो वर्तमान में हम कनेक्ट करते हैं। उसके बाद एक्सपेंशन कार्ड जो ग्राफिक्स कार्ड है, नेटवर्क कार्ड, उसके लिए होता है। स्टोरेज डिवाइस होती है, स्टोरेज डिवाइस कनेक्टर होते हैं। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं, ये देखिए PS2 पोर्ट। PS2 पोर्ट मतलब जो माउस और कीबोर्ड के लिए यूज़ होते हैं। USB पोर्ट है, आप देखिए यहाँ पे। इसके बाद गेम पोर्ट भी हो सकते हैं, पैरेलल पोर्ट, साथ ही पैरेलल LPT पोर्ट, साउंड कार्ड कनेक्टर होता है, डिस्प्ले कनेक्टर और कॉम पोर्ट, कम्युनिकेशन पोर्ट होता है। हिस्ट्री आप देख लेना एक बार, हालांकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। CPU अगर पूछे तो CPU मेन पार्ट होता है कंप्यूटर का जो कि प्रोसेसिंग करने का काम करता है, जो इस प्रकार से आप देखें
इंटेल सबसे ज़्यादा चलने वाली कंपनी है जो प्रोसेसर बनाती है। AMD भी आप देख सकते हैं यहाँ पर रेडियन के। इसके अलावा देखिए तो ये जो है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है जो कि इनपुट को प्राप्त करता है और उसको प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद आउटपुट देता है। तो ये CPU होता है। जिस प्रकार मनुष्य का दिमाग होता है उसी प्रकार कंप्यूटर में ये CPU काम करता है, ठीक है। चलिए पावर सप्लाई, ये जो है आप देखे होंगे इसको SMPS होता है, पावर सप्लाई यूनिट। चलिए वीडियो कार्ड इस प्रकार से ग्राफिक्स कार्ड होता है। नेटवर्क कार्ड भी आप देख सकते हैं जो कि वायरलेस भी देखने को मिल जाता है, NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, और एक वायर्ड कार्ड भी देखने को मिल जाता है जिसके अंतर्गत लैन केबल अटैच की जाती है। ब्लूटूथ एडाप्टर तो आप देखे होंगे, अगर किसी के कंप्यूटर में ब्लूटूथ ना हो तो इसके थ्रू हम जो है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर एक प्रकार के निर्देश होते हैं, निर्देशों का कलेक्शन होते हैं जो प्रोग्राम के रूप में होते हैं। प्रोग्राम का कलेक्शन हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे MS वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, फोटोशॉप है, पेज मेकर। तो सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं। एक तो हो जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक हो जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक हो जाता है यूटिलिटी। तो यहाँ देखिए हार्डवेयर के बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटीज देखने को मिल जाते हैं। यूटिलिटी को आप अलग से भी शामिल कर सकते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब हमारी मर्जी के हिसाब से जो काम करते हैं, जैसे कंप्यूटर में गेम्स हो गए, कंप्यूटर में स्प्रेडशीट के उपयोग करना, MS वर्ड का उपयोग करना, डाटाबेस का उपयोग करना, इंटरनेट ब्राउज़र का उपयोग करना, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के रूप में। चलिए यूज़र जो होता है कंप्यूटर को चलाने वाले व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? यूज़र बोलते हैं। इसके बाद देखिए एप्लीकेशंस की अगर बात करें तो कंप्यूटर का उपयोग जो होता है आज की डेट में छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक हर जगह होता है। तो कंप्यूटर का उपयोग जो है घरों में और पर्सनल यूज़ के लिए हो जाता है, जैसे कि किचन की अगर बात करें, कार की, होम है, पर्सनल रोबोट है, होम बैंकिंग, इन सभी के बारे में आप लिखकर अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब कर सकते हो। इसके बाद एजुकेशन में आप अभी पढ़ रहे हो तो कंप्यूटर के माध्यम से ही पढ़ रहे हो। कंप्यूटर सीखने के लिए भी कंप्यूटर का उपयोग करते हैं, एग्ज़ाम देने के लिए भी कंप्यूटर का उपयोग करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भी हम कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। इसके बाद देखिए एंटरटेनमेंट, गेम्स के लिए, मूवी के लिए, म्यूज़िक सुनने के लिए, कोई आर्टिस्टिक काम करना, पेंटिंग करना, तो भी हम कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। साइंटिफिक रिसर्च की अगर बात करें, जैसे आप देखे होंगे तो इसरो की अगर बात करें, जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ सैटेलाइट का काम होता है, DRDO, तो यहाँ पे भी अगर देखोगे तो आपको रिसर्च के क्षेत्र में भी कंप्यूटर का उपयोग देखने को मिल जाता है। मेडिकल क्षेत्र की अगर बात करें तो ECG मशीन वगैरह, ठीक है, MRI मशीन, ये सब कंप्यूटराइज्ड है। इंटरनेट चलाने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस के लिए, सभी जगह आप कंप्यूटर का उपयोग देख सकते हो। तो इनके बारे में आप थोड़ा थोड़ा अपने हिसाब से लिख सकते हो। फिर फ़ायदे की अगर बात करें या फीचर्स की बात करें कंप्यूटर के, तो कंप्यूटर के फीचर्स आप देखोगे तो इसकी स्पीड इतनी है कि कोई नॉर्मल व्यक्ति अगर काम करेगा 1 साल तक तो ये 1 मिनट में पूरा काम कर देता है, 1-2 मिनट में, मतलब प्रोसेस कर लेता है, इतना खतरनाक स्पीड है। एक्यूरेसी इसकी है, मतलब सही आंसर देता है, अगर जब तक यूज़र गलती ना करे तब तक ये सही आंसर देगा। डिलीजेंस की अगर बात करें तो कर्मठता, लगातार काम करते रहता है और कंसिस्टेंसी इसमें रहती है लगातार। भरोसेमंद है, जब तक कि यूज़र डिलीट ना करे तब तक कोई डाटा डिलीट नहीं होगा। वर्सैटिलिटी, मतलब हर जगह इसका उपयोग हो रहा है आज की डेट में। मेमोरी है इसके पास, स्टोरेज कैपेसिटी है, याद करने की क्षमता है और ऑटोमेटिक ये चलता है। क्यों चलता है ऑटोमेटिक, ये बताइए। जब आप एक बार इनपुट दे देते हो तो ऑटोमेटिक ये काम करेगा। तो ये कुछ इसकी विशेषताएँ थी। उसके बाद देखिए इसकी कुछ कमी पूछा जाएगा, तो कमी के अंतर्गत देखिए इसमें सोचने समझने की क्षमता कम है, अपनी सुरक्षा ये नहीं कर सकता और समय समय पर डिसीजन लेने के लिए कैपेबल नहीं है। तो इसकी कुछ कमियां हैं, तो आप एक बार इसको ज़रूर पढ़िए। चलिए जनरेशन समझा देता हूं मैं एक नज़र में। कंप्यूटर की जनरेशन क्यों पूछी जाती है, क्यों होना चाहिए जनरेशन? तो जब शुरुआत में कंप्यूटर बना था 1950 के आसपास, मतलब 1940 से 1950-55 के आसपास पहली जनरेशन। तो पहली जनरेशन क्यों बोला जाता है? क्योंकि उसमें टेक्निक वैसी लगी थी, टेक्नोलॉजी लगी थी। उस टेक्नोलॉजी को अपग्रेड किया गया 55 के आसपास, तो उससे क्या बन गई सेकंड जनरेशन। फिर टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुई तो उससे क्या बन गई थर्ड जनरेशन। यानी कि हमने समझने की दृष्टि से, यानी कि जिस प्रकार हमको समझ में आ सके उस हिसाब से हमने उसको अलग अलग स्लॉट में बांट दिए टाइम ड्यूरेशन में। उस टाइम ड्यूरेशन को ही हम बोल देते हैं कंप्यूटर की जनरेशन। क्या बोल देते हैं? कंप्यूटर की जनरेशन। तो चलिए 5 भागों में बांटा गया है 5th जनरेशन तक, फिर फर्स्ट से लेकर 5th तक। तो यहाँ कुछ नाम आप देख सकते हैं, कुछ जनरेशन से पहले इनका विकास हुआ था। अबेकस है, पास्कल है, स्टेप रेकनर है, अर्थमोमीटर है, ठीक है। इसके बाद देखिए कॉम्पेटोमीटर है, द डिफरेंस इंजन है, एनालिटिकल इंजन है, मिलेनियर है, ये सब आप देख सकते हैं
जनरेशन के पहले के कंप्यूटर। तो फर्स्ट जनरेशन को हम 40 से 50 के आसपास की जो ड्यूरेशन में बांट सकते हैं, 55 से लेकर 63 तक, 63 से लेकर 71 तक, और 71 से 80, और 80 से लेकर प्रेजेंट तक। तो ये 5 हो गई लगभग आप ऐसा बांट सकते हैं। एक्यूरेट नहीं मानेंगे इसको, क्योंकि हर एक बुक में ये डाटा अलग अलग हो सकता है, और याद करने की दृष्टि से हम देखें तो लगभग 10-12 साल के आसपास आप बांट सकते हैं। पहली जनरेशन में जो कंप्यूटर थे उसमें प्रोसेसिंग डिवाइस के रूप में क्या यूज़ किया गया था? उसमें प्रोसेसिंग डिवाइस के रूप में यूज़ किया गया था वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब जो कि बल्ब के आकार का हुआ करता था, बहुत बड़ा, और ये प्रोसेसिंग का काम करता था। क्या करता था? ये प्रोसेसिंग का। दूसरी, इसको बनाने का काम जो है जेपी एकट और जेडब्ल्यू मुचली का था, जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर है। और इनपुट के रूप में पंच कार्ड, और स्टोरेज जो है काफ़ी लो थी। दूसरे में वैक्यूम ट्यूब को अपग्रेड करके ट्रांजिस्टर बना दिया गया, मैग्नेटिक टेप यहाँ पे स्टोरेज के लिए, और विलियम शॉकली के द्वारा इसको बनाया गया था। थर्ड में आईसी को अपग्रेड करके जो है ट्रांजिस्टर को अपग्रेड करके आईसी बना दिया गया। लार्ज कैपेसिटी की डिस्क यहाँ देखने को मिली, जैक किल्बी ने इसे बनाया था। उसके बाद आईसी को अपग्रेड करके वीएलएसआई बना दिया गया, और वीएलएसआई को अपग्रेड करके यूएलएसआई, तो माइक्रो प्रोसेसर के नाम से इसको जाना जाता था। तो यहाँ आप देखोगे तो माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड लार्ज कैपेसिटी की हार्ड डिस्क यहाँ देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो लार्ज कैपेसिटी की डिस्क यहाँ देखोगे तो ये जो है ऑप्टिकल डिस्क है, पोर्टेबल, रीड ऑनली स्टोरेज आप देख सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटी यहाँ देखने को मिल जाती है। कुछ फीचर देखिए, यहाँ मशीन लैंग्वेज सपोर्ट की जाती थी। जो आपकी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे वहाँ मशीन लैंग्वेज यूज़ की जाती थी। बहुत ज़्यादा कॉस्टली थे, बड़े साइज़ थे, हीटिंग थी, और इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम करते थे। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था। इसके अलावा देखिए सेकंड में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिला, जो कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम था। थोड़ा फास्ट हो गए फर्स्ट की अपेक्षा, रिलायबल हो गए, लो हीटिंग हो गई, इजी टू अपडेट हो गए। कोबोल फोर्टान लैंग्वेज यहाँ यूज़ होने लगी। यहाँ टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, थोड़ा हल्के हो गए, पोर्टेबल हो गए, माइक्रो और नैनो सेकंड में गणनाएँ करने लगे। पास्कल बेसिक लैंग्वेज यहाँ यूज़ होने लगी। फिर फोर्थ में आपको मल्टी प्रोसेसिंग और जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब देखने को मिल जाता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यहाँ हो जाती है। लैन, मैन, बैन और डॉस, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होने लगा। फिफ्थ में आपको पावरफुल, रिलायबल, इजी टू यूज़ WWAI ईमेल है। जो वर्तमान में जितनी भी चीज़ें यूज़ हो रही है वो फिफ्थ के है। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल आप देख लेना, जो फर्स्ट के एग्जाम्पल है, सेकंड के एग्जाम्पल, थर्ड के, फोर्थ के और फिफ्थ के। तो इस प्रकार से आपकी कंप्लीट जनरेशन मैंने एक पेज में आपको ओवरव्यू बता दिया हूँ। इसको आप जो है अच्छे से ध्यान रख लीजिए, ताकि एग्जाम में अगर आए तो आप लिख सको। उसके बाद इनकी सारी डिटेल लिखी हुई है, तो आप पढ़ लेना एक बार। एक चीज़ और देख लेते हैं हम, कंप्यूटर के इतिहास, यानी हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। क्या क्या चीज़ें बनी मतलब पुराने भूतकाल से लेकर अभी तक अगर देखें कौन कौन सी चीज़ों से होकर गुजरा है, तब कहीं जाकर हमारा वर्तमान का कंप्यूटर जो हम देख पाते हैं वैसा दिख रहा है। तो सबसे शुरुआत की अगर बात करें तो अबेकस बना था। अबेकस को अबेंडेंट बीट एडिशन कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम बोलते हैं, जो कि इस प्रकार से फ्रेम में होता है। अपर डेक होता है, लोअर डेक, बीट्स होती है तार के अंतर्गत, रॉड बोलते तार को, और ये बीट्स होती है। फ्रेम ये कंप्लीट हॉरिजॉन्टल बार, और अपर डेक, लोअर डेक, इस प्रकार से आपको देखना है। और इसको बनाया था चाइना के अंतर्गत 1602 में। ठीक है, बेबीलोन में, मेसोपोटामिया में अंकों की गणना के लिए। विश्व का पहला गणना यंत्र या कंप्यूटर हम बोल सकते हैं, तो याद रखना इस चीज़ को। ऐसे नेपियर बोन्स आप याद रख लीजिए, 1617 में प्लस माइनस इंटू के लिए बनाया गया था। साथ ही पास्कलाइन डिवाइस बनाई गई थी ब्लेच पास्कल के द्वारा, ये भी आप थोड़ा सा देख सकते हैं। यहाँ देखिए स्पीडोमीटर का जो पुराना मशीन हम बोले तो स्पीडोमीटर की पुरानी जो मशीन है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद देखिए लेबनिज कैलकुलेटर, जो आप देख सकते हैं गॉटफ्रेड विल्हेम लेबनिज के द्वारा इसको बनाया गया था। ये भी प्लस माइनस इंटू डिवाइड के लिए यहाँ पे काम होती थी। नेक्स्ट डिफरेंस इंजन बनाया गया, और फिर बना एनालिटिकल इंजन। डिफरेंस इंजन जो था आपका सक्सेस नहीं हुआ, पर एनालिटिकल इंजन सक्सेस हुआ। जिसने बनाया था वो थे चार्ल्स बेबेज, ये थे एनालिटिकल इंजन। 1833 में प्लस माइनस इंटू के लिए बनाया गया, और ये था पहला कंप्यूटर, मतलब विश्व का पहला प्रोग्रामिंग कंप्यूटर, और इन्हें कंप्यूटर के पिताजी बोला जाता है। अब इसमें प्रोग्रामिंग की गई थी तो इस लेडी के द्वारा प्रोग्रामिंग की गई थी। ये लेडी का नाम है एडा अगस्टा, तो इन्हीं के नाम पे जो प्रोग्रामिंग है उसका नाम एडा कर दिया गया, तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। फिर टेबुलेटिंग मशीन बनी जनगणना के लिए 1890 में। पंच कार्ड आप देख सकते हैं इनपुट डिवाइस के रूप में यूज़ होता था फर्स्ट जनरेशन में। ABC स्टूडेंट और प्रोफेसर ने बनाया था। मार्क 1 बनाया गया था। एनिएक का फुल फॉर्म याद रखिए,
इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर या कैलकुलेटर। इसके बाद एडसेक देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। एडबैक इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। फिर यूनिवैक की बात करें तो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। साथ ही जैक्वार्ड लूम जो कपड़ा बुनने की मशीन थी। तो ये कुछ हिस्ट्री थी, थोड़ा सा ध्यान रखिए इनको ताकि एग्जाम में आए तो कंफ्यूज ना हो। अब एग्जाम में इंपॉर्टेंट चीज़ ये पूछी जाती है कि कंप्यूटर क्या है, तो ये तो ठीक है, कंप्यूटर के टाइप्स बताइए। उसमें से भी ऐसा पूछ लिया जाता है कि माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, इनको समझाइए। या फिर ऐसा पूछ लेगा सुपर कंप्यूटर क्या है, स्पेशली लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट, ऐसे पूछ लिया जाता है। तो कंप्यूटर को 3 कैटेगरी में बांटा गया है उनके जो है टाइप्स के आधार पर, कैटेगरी के आधार पर, मैकेनिज्म यानी कार्यप्रणाली के आधार पर, उनके उद्देश्य के आधार पर, उनके साइज़ के आधार पर। तो ये 3 कैटेगरी हम देखेंगे। तो टाइप मतलब उनकी टेक्नोलॉजी के आधार पर देखें तो एनालॉग मतलब जो ताप दाब भाप के आधार पर माप के आधार पर काम करते हैं। डिजिटल मतलब 0-1 के आधार पर, और इन दोनों का मिश्रण अगर ला दे तो वो क्या बन जाता है, हाइब्रिड। साइज़ की अगर बात करें माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, पर्सनल कंप्यूटर भी इसी में जाते हैं, सुपर कंप्यूटर। और अपने पर्सनल उद्देश्य के लिए मतलब अपन पर्सनल कंप्यूटर जो यूज़ करते हैं वो जनरल पर्पस, कुछ स्पेशल कामों के लिए यूज़ होता है स्पेशल पर्पस। ठीक है, तो चलिए इनके बारे में थोड़ा सा यहाँ जान लेते हैं। सबसे पहले एनालॉग कंप्यूटर जो है वो ताप दाब माप, ये लंबाई, पारा, ये देखिए इस प्रकार से काम करते हैं। स्पीडोमीटर हो सकता है, पारा थर्मामीटर हो सकता है, और इसका जो वोल्ट मीटर है, एमीमीटर है, ये सब क्या है, ये सब एनालॉग कंप्यूटर है। इसके बाद देखिए डिजिटल कंप्यूटर जो 0-1 के आधार पर गणना करते हैं। वर्तमान के जितने भी कंप्यूटर वो डिजिटल है, जैसे लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, स्मार्टफोन है, टैबलेट है, ये सभी चीज़ें। अब एनालॉग और डिजिटल दोनों को अगर मिला दिया जाए तो दोनों को मिलाकर जो आती है वो आती है हाइब्रिड कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ईसीजी मशीन आप देखोगे हॉस्पिटल में या अलग अलग प्रकार की जो मशीन है जो आपके सामने यहाँ दिख रही है, तो वो सब आ जाती है आपकी हाइब्रिड में। मेन फ्रेम कंप्यूटर में बड़े रूप में आयरन यानी कि लोहा यूज़ होता है, इसलिए बिग आयरन बोलते हैं। मल्टी यूज़र है, सैकड़ों मतलब हजारों यूज़र एक साथ यहाँ पे काम कर सकते हैं। ठीक है, मिनी कंप्यूटर जो है मेन फ्रेम से थोड़े छोटे होते हैं और माइक्रो से थोड़े से बड़े होते हैं, यानी कि पर्सनल कंप्यूटर से बड़े यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। एम्बेडेड कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो कंप्यूटर तो नहीं होते परंतु उनके बैकग्राउंड में कंप्यूटर काम करता है, जैसे मोबाइल मानते हैं हम, पर बैकग्राउंड में किसकी टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर की। स्मार्ट वॉच बैकग्राउंड में कंप्यूटर, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, रेलवे में देखोगे मतलब ट्रेन के अंतर्गत देखोगे, टेलीफोन में, कार में, रोबोट में, वीडियो कैमरा में, मॉडेम में, ये आप देखोगे ट्रैफिक लाइट में। इन सभी में बैकग्राउंड में क्या काम कर रहा है, एम्बेडेड मतलब कंप्यूटर काम कर रहा है, तो इसी को बोल देते हैं एम्बेडेड कंप्यूटर। ठीक है, तो इसके बारे में आप एक बार थोड़ा सा देख लेना। सुपर कंप्यूटर जो होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसके बारे में मैंने कंप्यूटर कोई क्वेश्चन सॉल्व कराया था उसमें बताया था। आमतौर पर जो नॉर्मल कंप्यूटर होते हैं उसकी हिसाब से उसकी अपेक्षा देखें तो इसकी स्टोरेज काफ़ी अधिक होती है, परफॉर्मेंस भी काफ़ी अधिक होती है। और इसके पिताजी बोला जाता है सेमूर क्रे को, यूएसए के, अमेरिका के, 1976 में इनने क्रे 1 बनाया था। ठीक है, इन्हीं के नाम पे। मल्टी यूज़र बड़ी मात्रा में डेटा को प्रोसेस करता है। सुपर मतलब सुपर से सुपर डुपर ऐसा आप मान सकते हैं, मतलब नॉर्मल अगर देखें नॉर्मल कंप्यूटर से काफ़ी अच्छा, तो आप ऐसे अपने हिसाब से लिख सकते हैं। लाइनेक्स आधारित होते हैं। इसकी स्पीड को मापा जाता है फ्लॉप्स में, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिए। कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं आप देख लेना एक बार। और फर्स्ट कंप्यूटर सेमूर क्रे, बाद में कुछ डाटा दिया है। और हमारे भारत के जो कंप्यूटर के पिताजी है सुपर कंप्यूटर के, विजय पांडुरंग भाटकर है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। माइक्रो कंप्यूटर मतलब जिसमें माइक्रो प्रोसेसर यूज़ हुआ है वो माइक्रो कंप्यूटर कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए आपको डेस्कटॉप पीसी देखने को मिल जाता है माइक्रो कंप्यूटर का ही एक उदाहरण, जो कि पीसी बना था अल्टियर नाम से। ठीक है, MITS कंपनी के दौरे से बनाया गया था 1974 में। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, जिससे माइक्रो प्रोसेसर 8088 लगा था, बाद में इसको एक्सटेंड किया गया तो XT बन गया, और बाद में और एडवांस किया गया तो ये बन गया AT, PC 80, यानी कि एडवांस टेक्नोलॉजी यहाँ पे देखने को मिल जाती है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है वो हमको देखने मिल जाती है वर्क स्टेशन। थोड़ा सा देख लेना इसके बारे में, हालांकि क्वेश्चन नहीं आता। नोटबुक, लैपटॉप पूछ लिया जाएगा, लैपटॉप आप यूज़ करते हैं वो आप देख लेना यहाँ। टैबलेट मोबाइल का बड़ा भाई, तो ये टैबलेट आपका कंप्यूटर का प्रकार, हैंड हेल्ड कंप्यूटर या पॉम टॉप इसे बोल सकते हैं। PDA मोबाइल का पिछला,
स्मार्टफोन देखें, छोटा कंप्यूटर जो पॉम टॉप का काम करता है, हथेली में उपयोग। उसके बाद क्रोम बुक जिसमें क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है, तो ये क्रोम बुक कहलाता है। चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं जनरल पर्पस कंप्यूटर। सामान्य उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले कंप्यूटर को बोलते हैं जनरल पर्पस, परंतु स्पेशल उद्देश्य के लिए जैसे कि सुपर कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर, एम्बेडेड है, मिनी है, सब कहलाते हैं स्पेशल कंप्यूटर। ठीक है, स्पेशल पर्पस। नैनो है नेक्स्ट जनरेशन के, डीएनए, केमिकल कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है कंप्यूटर की मेमोरी को समझाइए, स्टोरेज क्या है कंप्यूटर के, स्टोरेज के प्रकार बताइए। तो आपको बताना है ऐसे, जिस प्रकार इंसान में याददाश्त याद करने की क्षमता होती है, बिना मेमोरी के कोई भी इंसान की कोई वैल्यू नहीं है, उसी प्रकार अगर हम बात करें किसकी, कंप्यूटर की, तो बिना मेमोरी के कंप्यूटर कोई काम का नहीं है, चालू भी नहीं होगा, क्योंकि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो स्टोर होता है हार्ड डिस्क या एसएसडी में, और अगर लोड होने की बात हो तो लोड होने के बाद वो कहाँ लोड होता है, रैम में। तो दोनों ही जगह मेमोरी यूज़ हो रही, वो बात अलग है कि एक जगह प्राइमरी यूज़ हो रही है और एक सेकेंडरी। तो यहाँ पे हम देखेंगे दोनों मेमोरी दिख रही है, तो हमको कंप्यूटर में याद करने की क्षमता यानी कि याद रखने की जो क्षमता होती है वो मेमोरी कहलाती है, और इसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों होती है, जैसे इंसान में होती है वैसे ही कंप्यूटर में होती है। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। तो मेमोरी जो होती है इनपुट डिवाइस से जितने भी निर्देश प्राप्त होते हैं उसको स्टोर करने का काम करती है, इसे कंप्यूटर की याददाश्त या मेमोरी कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों होती है। मापने की कैपेसिटी 0 और 1 सबसे छोटी यूनिट होती है, जिसमें और देखोगे तो आपको 0 1 के बाद में देखिए 0 या 1, फिर 4 मिला दे 0 और 1 तो 1 निबल बन जाती है, 8 मिला दे तो 1 बाइट, ऐसे 1024 बाइट तो 1 केबी, ऐसे मिलाते जाएंगे 1024 केबी तो 1 एमबी। सबसे बड़ी जो होती है वो होती है जेब बाइट। सबसे बड़ी यूनिट क्या होती है, जेब बाइट होती है। मतलब आपसे सबसे छोटी पूछा जाए तो बिट, और सबसे बड़ी जेब बाइट, इनको आप थोड़ा सा याद रख लीजिए। अब मेमोरी के देखिए प्रकार देखें तो प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। अब इसमें भी प्राइमरी में कुछ होती है स्थायी और कुछ होती है अस्थायी। तो स्थायी कौन सी होती है, ये देखिए सीपीयू की मेमोरी अपनी होती है, जो कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में प्रोसेसर में होती है, रजिस्टर और कैश। ठीक है, ये काफ़ी महंगी होती है, काफ़ी ज़्यादा तेज काम करती है, इसलिए उनको महंगी बोला जाता है। ठीक है, और ये सीपीयू की मेमोरी अस्थायी होती है भी। वॉलेटाइल मतलब ये भी अस्थायी होती है। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये सीपीयू के अंतर्गत होती है, जो कि जितना भी काम वर्किंग चल रही है उसको स्टोर करके रखती है, जिसमें स्टैटिक रैम होती है, डायनेमिक रैम होती है, वर्चुअल रैम होती है। वर्चुअल रैम कोई रैम नहीं होती है, हार्ड डिस्क का हिस्सा होती है। ठीक है, हार्ड डिस्क का हिस्सा मतलब उधारी में ले ली जाती है और फिर वापस कर दी जाती है। और डायनेमिक और जो स्टैटिक रैम है वो रैम का ही पार्ट होती है, जैसे आपने देखा होगा DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, तो ये चीज़ आप यहाँ पर देखोगे। उसके बाद नॉन वॉलेटाइल होती है, जो कि स्थायी होती है, जैसे रोम। प्राइमरी मेमोरी है पर कैसी है, स्थायी है, रीड ओनली मेमोरी। तो यहाँ देखिए पी रोम, ईपी रोम और डबल ईपी रोम, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं किसके तरीके से, रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी में भी दो प्रकार होते हैं, सिक्वेंशियल क्रम अनुसार स्टोर होगा, क्रम अनुसार निकलेगा, जैसे मैग्नेटिक टेप होता है, और डायरेक्ट मतलब कहीं भी स्टोर कर सकते हैं और कभी भी कोई सी भी इंडेक्स से निकाल सकते हैं। तो ऐसे मैग्नेटिक डिस्क देखने को मिल जाती है, हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क। साथ ही ऑप्टिकल डिस्क जिसके अंतर्गत CD है, DVD है, ब्लू रे डिस्क है, HBD है। फ्लैश ड्राइव में आपको कार्ड, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव, और एक और मिल जाती है SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे कैश मेमोरी मैंने बताया, देखिए रैम जो होती है मेन मेमोरी और CPU के बीच में ब्रिज का काम करती है। और यहाँ पे होते हैं रजिस्टर जो कि CPU की मेमोरी होती है, जो काफ़ी फास्ट होते हैं। ठीक है, CPU के अंतर्गत जो डाटा होता है उसको स्टोर करता है। सेकेंडरी मेमोरी तो कोई बात ही नहीं, यहाँ पे होती रैम। चलिए रैम के प्रकार आप देख लेना, DDR1, DDR2, ये सारी चीज़ें। रैम दो प्रकार की होती है, डायनेमिक और स्टैटिक। डायनेमिक बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, डाटा डिलीट हो जाता है। स्टैटिक आपकी कम रिफ्रेश की ज़रूरत पड़ती है और डाटा स्टोर रहता है डी रैम की अपेक्षा थोड़े ज़्यादा देर तक। दोनों में अंतर देख लेना। यहाँ पे वर्चुअल रैम मैंने बताया था हार्ड डिस्क का एक हिस्सा होती है, सेकेंडरी स्टोरेज जो भी SSD होती है उसका हिस्सा होती है। रोम 3 प्रकार की होती है, एक तो होती है पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसे मिटाया नहीं जा सकता। ईपी रोम मतलब इरेजेबल, जिसे कुछ अल्ट्रावायलेट किरणों के माध्यम से हटाया जा सकता है। डबल ईपी रोम मतलब इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकल तरंगों के माध्यम से हटाया जा सकता है। चलिए अब सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो सेकेंडरी मेमोरी ऐसी होती है जो स्थायी होती है,
मतलब जब यूज़र काम कर लेता है कंप्यूटर में तो उसको सेव करना चाहता है, तो जब हम कंट्रोल एस प्रेस करते हैं तो उससे कौन सी मेमोरी में जाता है, वो सेकेंडरी। सेकेंडरी मेमोरी के जो प्रकार है वो हार्ड ड्राइव, हार्ड डिस्क है, सॉलिड स्टेट ड्राइव है, थंब ड्राइव है, एसडी कार्ड है, सीडी, डीवीडी है, फ्लॉपी डिस्क है, टेप ड्राइव है, ये सब है। इसमें से इंपॉर्टेंट जो देखने को मिलेगा आपको हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क क्या है? हार्ड डिस्क एक प्रकार का फिजिकल, मतलब एक प्रकार से है हार्ड डिस्क HDD। ये जो है फिजिकल डिस्क होती है, इसको हम जो है अपने कंप्यूटर में सभी छोटी बड़ी फाइल स्टोर करने के लिए करते हैं। आज की डेट में हार्ड डिस्क को रिप्लेस करके SSD आ गई है। हार्ड डिस्क थोड़ी सस्ती है, SSD थोड़ी महंगी है। तो हार्ड डिस्क जो है एक रैम, मतलब रैम जो होती है प्राइमरी मेमोरी, हार्ड डिस्क सेकेंडरी मेमोरी होती है, ठीक है। तो आपको जब एग्जाम में पूछा जाएगा डेफिनेशन के साथ साथ ये स्ट्रक्चर बनाना आपको क्या हार्ड डिस्क का, जिसमें आर्म असेंबली होती है। ये देखिए इसके अंतर्गत का जो स्ट्रक्चर ये है, प्लेटर्स होती है, एक से अधिक हो सकती है, ट्रैक और सेक्टर होते हैं, स्पाइंडल है, रीड राइट हेड जो डाटा रीड और राइट करता है, और यहाँ से ये CD रोटेट करती है। चलिए इसकी संरचना आप देख लेना, कार्यविधि वगैरह। सॉलिड स्टेट ड्राइव जो होती है हार्ड डिस्क की अपेक्षा चिप लेवल की होती है, देखिए सिलिकॉन की, और इसमें स्टोरेज काफ़ी तेज होता है और रीड भी काफ़ी फास्ट होता है। ये महंगी आती है हार्ड डिस्क की अपेक्षा, ठीक है। अपडेटेड वर्जन हम बोल सकते हैं हार्ड डिस्क का। इसके कुछ प्रकार है वो ध्यान में रख लेना आप। SATA SSD होती है, M-SATA होती है। उसके बाद देखिए SSD यानी कि हार्ड डिस्क और SSD का कलेक्शन, NVMe जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, ये चीज़ आप देख सकते हैं, नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक्सप्रेस। फिर इसके बाद इनमें दोनों में अंतर आप देख लेना। मैग्नेटिक टेप ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप थोड़ा सा इसको पढ़ लोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क आप पढ़ लेना, इसके स्ट्रक्चर ध्यान में रख लेना। CD और DVD थोड़ा सा एक बार देखें, इनमें दोनों में अंतर। और साथ ही ब्लू रे डिस्क जो होती है काफ़ी हाई डेफिनेशन में वीडियो स्टोर करती है। और लास्ट जो आती है होलोग्राफिक वीडियो डिस्क। इसके अलावा पेन ड्राइव सभी जानते हैं, इसके बारे में आप लिख सकते हैं, आप यूज़ भी करते होंगे यहाँ तक कि। इसका स्ट्रक्चर आप देख लेना। मेमोरी कार्ड, मेमोरी कार्ड के बाद आप देखोगे तो मेमोरी कार्ड के भी अलग अलग प्रकार है। ये आप यूज़ करते रहे होंगे अपने मोबाइल में, कुछ लोग अभी भी यूज़ करते होंगे। जैसे 128 GB आ गया है स्टोरेज, 256 भी आ गया है। तो आप सिंपल सी बात है मोबाइल का ही स्टोरेज यूज़ करते हैं, मेमोरी कार्ड का बहुत कम करते हैं। दोनों में अंतर देख लेना, प्राइमरी और सेकेंडरी में। यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई है, फंडामेंटल्स की नोट्स के अंतर्गत आपको मिल जाएगा। नोट्स कैसे डाउनलोड करना वीडियो बता दिया मैंने। चलिए अब यहाँ हम बात करते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारे पास में इनपुट डिवाइस है। कुछ चीज़ें देख लेते हैं यहाँ पे जो आपके काम की होती है। तो जब भी यूज़र कुछ कंप्यूटर में कोई डाटा फीड करना चाहता है प्रोसेस करवाने से पहले, तो उसको ज़रूरत होती है इनपुट डिवाइस की। तो इनपुट डिवाइसेस के अंतर्गत कीबोर्ड और माउस प्राइमरी इनपुट डिवाइस आ जाते हैं, फिर प्रोसेसर आ जाता है, फिर जब कंप्यूटर से प्राप्त होने वाला जो क्या बोलते हैं परिणाम है वो हमको मिलता है आउटपुट डिवाइस, जैसे प्रिंटर है, मॉनिटर है या साउंड है। तो इनके बारे में भी हम देख लेंगे आगे चल के। थोड़ा सा दर्शन कर लेते हैं। कीबोर्ड, कीबोर्ड आप सभी जानते होंगे। देखिए यहाँ पे कीबोर्ड जो है, कीबोर्ड एक प्राइमरी इनपुट डिवाइस है जिसके अंतर्गत हम टाइप करके इनपुट देते हैं। इसके अंतर्गत कुछ कीज़ होती है जो अलग अलग प्रकार की होती है, जैसे कुछ टाइपिंग कीज़ होती है, कुछ अल्फा न्यूमेरिक कीज़ होती है, कुछ कंट्रोल कीज़ होती है, कुछ स्पेशल कीज़ होती है, कुछ आप फंक्शन कीज़ देखें, कुछ कर्सर मूवमेंट, आप एरो कीज़ देख सकते हैं, न्यूमेरिक कीपैड देख सकते हैं। तो सब अलग अलग प्रकार की कीज़ होती है। जैसे आप देखोगे यहाँ पर तो आपको देखने को मिलेगा। इसके लेआउट देख लेते पहले, टाइप्स और टाइप वाई लेआउट। लेआउट के हिसाब से देखें क्वालिटी जो आप यूज़ करते हैं कीबोर्ड वो क्वालिटी है। और इसके अलावा भी एजोरिटी और ड्वार्क आते हैं। जैसे आप देखोगे तो ये क्वालिटी है, ये एजोरिटी है और ये आपको ड्वार्क देखने को मिलेगा, ठीक है। आप कुछ वायर्ड कीबोर्ड होते हैं जो वायर के माध्यम से कनेक्ट होते हैं कंप्यूटर में, कुछ बिना वायर के डोंगल के माध्यम से कनेक्ट होते हैं, और एक एर्गोनॉमिक कीबोर्ड होता है जो हमारे तरफ यूज़ नहीं होता। पोर्ट भी इसके अलग अलग होते हैं। हम USB पोर्ट यूज़ करते वर्तमान में, पहले PS2 आते थे, उसके पहले भी सीरियल कनेक्टर आते थे। अब देखिए कीबोर्ड में फंक्शन कीज़ होती है जो F1 से लेकर F12 तक होती है। टाइपिंग कीज़ होती है ABCD जो भी है सारी चीज़ें। कंट्रोल कीज़ होती है, कंट्रोल है, एस्केप है, नेविगेशन, एरो कीज़ होती है, इंडिकेटर लाइट, आपके 3 लाइट होते हैं। न्यूमेरिक कीपैड आपका अलग से 1 से लेकर 9 वाली गिनती होती है। तो इन कीज़ के बारे में आपको समझाना है, आपका टाइपिंग का क्वेश्चन यहाँ पे हल हो जाएगा अगर पूछा जाता तो, ठीक है। हालांकि आपके उपयोग के लिए भी कीबोर्ड बहुत ज़रूरी है। चलिए दूसरा जो आपका इनपुट डिवाइस होती है वो होती है माउस। माउस भी एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है, ये टाइपिंग नहीं है, पॉइंटिंग है। पर कीबोर्ड का आविष्कार पहले हुआ है और माउस का बाद में हुआ। तो देखिए यहाँ पे माउस जो होता है लेफ़्ट क्लिक यहाँ होती है, राइट क्लिक होती है,
व्हील होता है, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे तो इसकी बॉडी होती है, बॉडी मतलब जो पूरा स्ट्रक्चर। तो ये आप बना लीजिए इस प्रकार से माउस का डायग्राम, और डायग्राम बनाने के साथ इसकी डेफिनेशन लिख के इसके कार्य लिख दीजिए। क्लिक करना, डबल क्लिक करना, राइट क्लिक है, ड्रैग है, ड्रॉप है, स्क्रॉल है, ये सब काम माउस के होते हैं। चलिए, माउस के कुछ प्रकार है, जैसे पहले मैकेनिकल माउस आते थे, फिर ऑप्टिकल माउस आ गया, फिर वायरलेस माउस हो गया, ठीक है। चलिए, जॉयस्टिक है, वीडियो गेम खेलने के लिए यूज़ होता है, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है, माउस का भाई बोल दो। कार का गियर होता है कि नहीं, गियर तो देखे ही होंगे आपने, उसी प्रकार इसके भी कुछ पार्ट्स होते हैं गियर के जैसे। इसके बाद ट्रैक बॉल होती है, माउस जो मैकेनिकल माउस है उसका उल्टा भाग अगर देखें तो वो मैकेनिकल माउस का उल्टा भाग ट्रैक बॉल कहलाता है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे जो है ट्रैक बॉल आप देखिए लाइट पेन स्क्रीन पे लिखने का काम करता है। टच स्क्रीन आप समझते हैं, टच करके हमको जो है इनपुट लेता है। स्कैनर जो है हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने का काम करता है, जो भी इमेजेस होती है। फिंगरप्रिंट स्कैन करने का काम करता है, सिंगल और मल्टीपल भी। आई स्कैनर काम करता है यहाँ पे। बारकोड रीडर, बारकोड रीडर जो है आपका बारकोड को रीड करके उसका डाटा को कंप्यूटर में फीड करता है। जैसे आप मॉल सुपरमार्केट गए होंगे तो वहाँ पे ये चीज़ें देखने को मिल जाती है। OMR, आप जो भी एग्ज़ाम देते थे जो गोला छाप वाले, गोला छाप मतलब सिंपल, OMR सीट वाले, तो OMR सीट को रीड करने का, काले गोलों को रीड करने का काम करती है OMR मशीन, ऑप्टिकल मार्क रीडर। इसके अलावा आप देखोगे जो भी हार्ड कॉपी होती है उसको अगर हमको टाइपिंग मोड में बदलना है तो हमको ज़रूरत पड़ती है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन या फिर OCR की, ठीक है। चलिए, अगला जो है, अगला टॉपिक हमको MICR देखने को मिल जाता है, जो भी एक इनपुट डिवाइस के रूप में यूज़ होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्निशन। यहाँ देखिए, आपको चेक तो देखे ही होंगे, तो चेक में आप देखोगे इस प्रकार से MICR कोड रहता है। इस MICR कोड को कौन रीड करता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन या रीडर। इसके अलावा QR कोड आपने देखा ही होगा, क्विक रिस्पॉन्स कोड। साथ ही ATM आपने देखा होगा, माइक्रोफोन जिसके थ्रू मेरी आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है और आप तक सुनाई दे रही है, ठीक है। चलिए, आगे ग्राफिक्स टैबलेट देखने को मिल जाता है, जो भी एक इनपुट का काम करता है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे जो ग्राफिक्स टैबलेट है वो, उसके अंतर्गत आपको ये इस प्रकार की स्लेट है। आप देखोगे मेरे पास भी, मैं जिस चीज़ से लिख रहा हूँ आप देखोगे यहाँ पे, तो देखिए ये ग्राफिक्स टैबलेट है और उसके बाद में इससे लिख रहा हूँ, ये आपका स्टाइलस है। तो इस पर भी इनपुट का काम होता है, मतलब यहाँ पे आप देखोगे इनपुट। उसके बाद देखिए इनपुट हमने देख लिए, इनपुट के बाद प्रोसेसिंग CPU हमने देख ली। आउटपुट, जिन डिवाइसेस के माध्यम से हमको आउटपुट मिलता है वो कहलाती है आउटपुट डिवाइस। तो इसमें आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत मुख्य चीज़ें आपको देखने को मिलेगी मॉनिटर। तो मॉनिटर जो है इस प्रकार का फ्लैट स्क्रीन भी होता है और आपका जो है इस प्रकार का भी आता था जिसमें पीछे पिक्चर ट्यूब लगा होता था। तो ये मेन विजुअल डिस्प्ले यूनिट होती है, टीवी के जैसे आकार की होती है। इसको कार्ल फर्डिनांड ब्राउन ने बनाया 1897 में, ठीक है। कैथोड रेज ट्यूब के नाम से जाना जाता था, जर्मन वैज्ञानिक। इसमें 3 कलर के हिसाब से टाइप है, मोनोक्रोम सिंगल कलर वाले, ग्रे स्केल ग्रे शेड वाले, और कलर। कलर का मतलब हो जाता क्या? कलर का मतलब हो जाता है कि यहाँ पे RGB, मतलब जो RGB आप देखोगे तो रेड ग्रीन ब्लू के हिसाब से कलर को प्रदर्शित करता है। 16 से लेकर 16 लाख तक के कलर को जो है प्रदर्शित करता है कलर मॉनिटर। तो वर्तमान में RGB ही चल रहा है, तो इनके बारे में आप देख लेना। CRT मॉनिटर, LCD मॉनिटर, LED है, प्लाज्मा, LCD। तो इसमें 3 मुख्य हम देख लेते हैं। तो CRT जो है इलेक्ट्रॉन गन के माध्यम से यहाँ बीम को प्रोवाइड करती है, बीम छोड़ती है लाइट गन, और यहाँ फास्फोरस की परत होती है जो कि टकरा टकरा कर छोटे छोटे डॉट बनाती है। तो एक छोटा सा डॉट जो होता है वो कहलाता है क्या? पिक्सल। क्या कहलाता है? पिक्सल। और बड़ी पिक्चर बनाने के लिए पिक्सल जो है सबसे आधारभूत एलिमेंट होता है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर आपसे बनना चाहिए कैथोड रेज ट्यूब का, और इसके बारे में लिखना। फिर दूसरा जो होता है फ्लैट स्क्रीन के रूप में बनाएगा मॉनिटर को, जो लिक्विड के फॉर्म में था, LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। यानी कि आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक प्रकार से देखिए बहुत सारी परत से मिलकर ये जो है LCD बनी थी, पर ये थोड़ी सी सक्सेस हुई तो है CRT के मुकाबले, पर LED आने के बाद ये फिर से जो हो गई, ये अपग्रेड कर दी गई। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले नहीं, लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड जो है LED के माध्यम से डिस्प्ले दिखाने का काम। आज की डेट में जितनी भी डिवाइस मतलब डिस्प्ले आ रहा है वो LED आ रहा है। प्लाज्मा मॉनिटर जो होते हैं वो होते हैं आपके अपग्रेडेड, जो प्लाज्मा और प्लाज्मा डिस्प्ले हाई कॉन्ट्रास्ट वाले मॉनिटर होते हैं। इसी के साथ में LCD होते हैं, सरफेस कंटैक्ट इलेक्ट्रॉन इमिटेड डिस्प्ले होता है। उसके बाद OLED होता है। साथ ही डुअल मॉनिटर देख सकते हैं आप यहाँ पे,
अब बात करते हैं फीचर्स की। मतलब जो मॉनिटर होते हैं उसके कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे पिक्सल। तो पिक्सल जो होता है एक बड़ी इमेज का सबसे छोटा जो डॉट होता है, आधारभूत एलिमेंट हम बोले, सबसे छोटा जो डॉट होता है वो कहलाता है पिक्सल, जो बड़ी पिक्चर बनाने में मदद करता है। अब देखिए रेजोल्यूशन की बात करते हैं। तो अगर इतनी स्क्रीन में हम बोलें कि 1000 डॉट है और उतने स्क्रीन में हम बोलें कि 200 डॉट है, अब मुझे बताइए यहाँ भीड़ कम रहेगी कि यहाँ भीड़? तो यहाँ भीड़ कम रहेगी और यहाँ भीड़ ज़्यादा रहेगी। जहाँ भीड़ ज़्यादा रहेगी वो घना घना दिखेगा, मतलब घसा घसा दिखेगा, अलग जगह नहीं दिखेगी खाली। तो खाली जगह नहीं दिखेगी मतलब पिक्चर की क्वालिटी कैसी है? अच्छी। और यहाँ पे पिक्चर की क्वालिटी लो। तो जिस जगह में पिक्सल ज़्यादा रहेंगे उसकी क्वालिटी क्या होगी? अच्छी होगी, यानी कि रेजोल्यूशन अच्छा होगा। और जिस जगह में क्वालिटी कैसी होगी, मतलब लो रहेगी, वहाँ पिक्सल की संख्या कम रहेगी, तो इसको बोलते हैं रेजोल्यूशन। तो आप देखिए अपने मोबाइल में आप अभी वीडियो देख रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल देख रहे होंगे। 144 में देखते हैं कई, तो 144 में कुछ नहीं दिखता है, ऐसा मान लो पढ़ाई का सुनने वाला अगर है तो 144, 240 में ठीक ठाक हो जाता है। 360 जो है स्टैंडर्ड है। यहाँ आप देखा करो, ये थोड़ा डाटा ज़्यादा कंज्यूम करता है ये वाले, इसमें देखोगे डाटा को पूरा पी जाएगा वो। रिफ्रेश रेट जो होती है, एक मॉनिटर स्क्रीन पे पिक्चर के बदलाव को रिफ्रेश रेट बोलते हैं। कितनी देरी में बदल रहा है? अगर जल्दी बदल रहा है तो रिफ्रेश रेट कम है, समय कम ले रहा है। और देर से बदल रहा है तो रिफ्रेश रेट जो है आपकी, यहाँ देखिए 60 हर्ट्ज है। तो यहाँ पे देखिए आपको देखने को मिलेगा, देखिए यहाँ पे, यहाँ बहुत स्पीड से बदल रहा है, बहुत स्पीड से बदल रहा है, मतलब यहाँ शक्तिमान नहीं बना, यहाँ शक्तिमान बन गया। तो रिफ्रेश रेट आप पिक्चर के बदलाव समझ सकते। अब देखिए जो पिक्चर बनती है वो डॉट डॉट से मिलकर बनी होती है। तो एक डॉट से दूसरे डॉट की दूरी को मापने के लिए डॉट पिच का उपयोग किया जाता है। डॉट पिच अगर ज़्यादा है तो पिक्चर की क्वालिटी कम, डॉट पिच कम है तो पिक्चर की क्वालिटी अच्छी मानी जाती है। फिर देखिए पुरानी टेक्निक थी इंटरलेसिंग और अभी की टेक्निक है नॉन इंटरलेसिंग। प्रोग्रेसिव स्कैन बोलते हैं, पूरी लाइन को कंप्लीट करता और ये आधी लाइन को स्कैन करता था, आधी लाइन को दिखाता था। तो नई टेक्नोलॉजी हमको देखने को मिल जाती है डिस्प्ले की, नॉन इंटरलेसिंग। बिट मैपिंग, पहले टेक्स्ट को मापा जाता था, अभी टेक्स्ट और पिक्चर यानी कि ग्राफिकल हो गया है सारी चीज़ें। अब मॉनिटर के साइज़ है, एस्पेक्ट रेशो है, सारी चीज़ तो आपको देख लेना। एक और क्वेश्चन आता है वीडियो स्टैंडर्ड या डिस्प्ले मोड को समझाइए। तो मॉनिटर में डिस्प्ले के लिए यूज़ होने वाली तकनीक को हम क्या बोल देते हैं? डिस्प्ले स्टैंडर्ड बोल देते हैं। तो इसमें CGA हो जाता है, EGA हो जाता है, BGA है, XGA है और SVGA। तो इनके बारे में थोड़ा सा आप देख लेना कि CGA सबसे पुरानी टेक्निक थी, कब बनी? 1981 में। 200 पिक्सल और 300 पिक्सल यहाँ पे यूज़ होते थे। उसके बाद यहाँ पे 1984 में क्या बनी? एनहेंस ग्राफिक्स। उसके बाद 1987 में BGA बना, BGA को अपग्रेड करके एक्सटेंडेड बना और उसके बाद सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे बना। तो ये सबसे स्टैंडर्ड है जो भी वर्तमान में चल रहा है। फिर पूछा जाएगा प्रिंटर क्या है? तो प्रिंटर एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है जो हार्ड कॉपी आउटपुट देता है हमको, ठीक है। और प्रिंटर के अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे कि इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। जो सीधे कागज़ पर प्रभाव करते हैं, देखिए खट 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 की आवाज़ आती है और सीधे कागज़ पर प्रभाव करके छापते हैं, वो कहलाते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। जैसे डॉट मैट्रिक्स है और पोस्ट ऑफिस वगैरह में आप देखे होंगे रसीद मिलती कि नहीं, और थोड़े समय बाद वो रसीद आपकी जो है फेडिंग भी हो जाती है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो होते हैं सीधे कागज़ पर प्रभाव नहीं छोड़ते, ये किसी अन्य डिवाइस लेज़र के माध्यम से, स्याही के माध्यम से प्रिंट करते हैं। तो इम्पैक्ट में आपके डॉट मैट्रिक्स आ जाते हैं, डेसिबल आ जाते हैं, लाइन, चेन, ड्रम। तो इनको देखिए आप प्रकार से, ये जो है डॉट मैट्रिक्स है, दोनों तरफ होल वाले जो पेजेस है यहाँ यूज़ होते हैं। उसके बाद आप देखोगे तो डेसिबल गुलबहार के आकार का, फूल के आकार का जो प्रिंटर है वो कहलाता है। सीधे देखिए कागज़ पर प्रिंट हो रहा है। और यहाँ उसके और प्रकार है, लाइन, ड्रम, चेन, इनको आप एक बार देख लेना। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में सबसे इम्पोर्टेंट लेज़र है, काफ़ी अच्छा है, ठीक है। इसको आप देखोगे तो यहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है, लेज़र प्रिंटर, टोनर इसमें उपयोग किया जाता है। और देखिए शुरुआत में इसकी कीमत $3000 थी। इसमें रैम भी होती है, 300 से लेकर 600 DPI डॉट पर इंच होती है। और पेपर प्रिंट करने की गति PPI, पेपर पर मिनट, मतलब PPM के माध्यम, पेपर पर मिनट के माध्यम से ये निकाला जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर आप ध्यान रख लीजिए वाला, ये जो है इसको आपको पेपर में बनाना पड़ेगा, लेज़र प्रिंटर आया तो। चलिए इसकी कुछ विशेषताएं होती है, कमियां होती है, वो प्ढ़ लेना। थर्मल प्रिंटर जो ATM वगैरह में यूज़ किया जाता है। फोटो प्रिंटर, फोटो पर प्रिंट करने के लिए। इंकजेट, ये देखिए इस प्रकार से इसमें नोज़ल वगैरह लगी होती है, इसके माध्यम से प्रिंट करता है। पोर्टेबल जो आपका कैंप वगैरह में यूज़ होता है। ऑल इन वन, ऑल फैसिलिटी वाला प्रिंटर होता है। 3D प्रिंटर 3D मशीन के लिए देखिए इस प्रकार से यूज़ किया जाता है, हालांकि हमारी तरफ ज़्यादा यूज़ नहीं होता। चलिए कुछ आउटपुट डिवाइस और है जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है। प्लॉटर के बारे में आप एक बार पढ़ लेना ताकि एग्जाम में पूछा जाए तो बन जाएगा। प्लॉटर इस प्रकार से है, रेडियम कटिंग, या फिर हम बोले
तो आपको जो है अलग अलग प्रकार के, जैसे आप जो है ड्राइंग है, चार्ट है, ग्राफ है, होर्डिंग्स है, एडवर्टाइजमेंट बैनर है, इन सभी चीज़ों को छापने का काम किया जाता है प्लॉटर के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट जो है आपके पास में ड्रम पेन प्लॉटर और फ्लैट बेड, दोनों आप टाइप्स याद रखिए। साथ ही साउंड कार्ड क्या होता है, साउंड को प्रोड्यूस करता है ना कंप्यूटर में, आप सुनते हो, आपके मोबाइल में भी देखिए साउंड आईसी अगर चले जाती साउंड नहीं आता, तो साउंड आईसी मतलब साउंड कार्ड होता है, ठीक है। हेडफोन आप सुनते होंगे जिससे। प्रोजेक्टर वगैरह जो है जो डिस्प्ले दिखाने का काम करता है। इसके बाद आप देखो माइक्रोफिल्म में, माइक्रोफिल्म जो होती है जो पुराने समय में यूज़ होती थी आउटपुट के रूप में। टच स्क्रीन तो आप देख सकते हैं, इनपुट भी है और आउटपुट भी है। चलिए यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है, ऐसे सीधे तो नहीं पूछा जाएगा, पर पूछा जाएगा तो आप ऐसे बता सकते हैं कि हम कोई काम को करने के लिए स्टेप बाय स्टेप क्या लिखते हैं, इस प्रकार से विभिन्न लाइंस लिखते हैं। इन लाइन के कलेक्शन को हम बोल देते हैं प्रोग्राम। क्या बोल देते हैं? प्रोग्राम। और इन्हीं प्रोग्राम से ढेर सारे प्रोग्राम मिलकर क्या बन जाते हैं? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को मोबाइल की भाषा में बोले तो क्या बोल देते हैं? एप्लीकेशन। क्या बोल देते हैं? एप्लीकेशन। तो आप सिंपल समझ जाइए, निर्देशों के समूह को प्रोग्राम बोला जाता है, प्रोग्राम के समूह को सॉफ्टवेयर बोला जाता है, ठीक है। इसके बारे में और चीज़ें आप देख लेना। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो अब मुझे बताइए, बिना सॉफ्टवेयर की कोई चीज़ संभव है क्या आज की डेट में? नहीं। तो सॉफ्टवेयर की ज़रूरत कहाँ कहाँ पड़ती है आप बता देना यहाँ पर। जैसे कंप्यूटर को चालू करने के लिए, लेटर टाइप करने के लिए, चार्ट बनाने, प्रेजेंटेशन बनाने, लाइव लेने के लिए, यहाँ तक कि जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं भी एक सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहा हूँ, तो वो भी सॉफ्टवेयर के माध्यम से पॉसिबल है। ईमेल है, सोशल मीडिया है, मैसेज प्राप्त करने भेजने के लिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, गेम्स बनाने, मूवी बनाने, मूवी को रिकॉर्ड करने, सब चीज़ों के लिए सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। टाइप्स मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी। सिस्टम सॉफ्टवेयर में हम ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, ट्रांसलेटर, इन चीज़ों को शामिल कर लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब विंडोज़ है, लाइनेक्स है, या फिर एंड्रॉयड आप बोल सकते हैं, मैक ओएस है, iOS है। जो भी हमारी ज़रूरत के हिसाब से काम करते हैं वो कहलाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी कि MS ऑफिस है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है और बहुत सारे, फोटोशॉप है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के मेंटेनेंस, कंप्यूटर को सहायता प्रदान करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, जैसे एंटीवायरस है, इनको बोलते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम। चलिए यहाँ पे हम बात करेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो आप देख लिए, जिसके अंतर्गत ऑपरेटिंग सिस्टम, ट्रांसलेटर, डिवाइस ड्राइवर, लिंकर है, लोडर है और डिबगर। इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है बेसिक रूप से कंप्यूटर को चालू करने के लिए, जिसमें प्रोसेस मैनेज करता है, मेमोरी मैनेज करता है, डिस्क और फाइल को मैनेज करता है, नेटवर्किंग से रिलेटेड चीज़ें मैनेज करता है, जिसे हम नेटवर्क OS बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेटवर्क OS बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है। इसके बाद सिक्योरिटी मैनेजमेंट आप देखोगे तो सिक्योरिटी मैनेजमेंट भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। इसके साथ डिवाइस ड्राइवर ये भी आपको मिल जाता है। तो डिवाइस ड्राइवर भी एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में होता है, हालांकि ये जो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक प्रकार है। डिवाइस ड्राइवर, डिवाइस ड्राइवर होता क्या है देखिए, जैसे मान लो आपको कंप्यूटर में कीबोर्ड चलाना है। क्या चलाना है? कंप्यूटर में कीबोर्ड। तो कीबोर्ड को ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में मेल जोल करने के लिए एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, इसी को बोल देते हैं डिवाइस ड्राइवर, ठीक है। और ऑपरेटिंग सिस्टम तो आप समझ गए। ट्रांसलेटर वो प्रोग्राम होते हैं, वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी एक लैंग्वेज के प्रोग्राम को दूसरे लैंग्वेज के प्रोग्राम में बदलते हैं। जैसे असेंबली लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम लिखा जाता है तो उसे किस भाषा में बदलना है? मशीन। तो किसकी ज़रूरत पड़ी? असेंबलर की। सोर्स कोड यानी इंग्लिश लैंग्वेज के कोड को मशीन लैंग्वेज में बदलना, किसकी ज़रूरत पड़ी? कंपाइलर की। ऐसे ये भी काम करता है पर ये एग्जीक्यूट भी कर देता है। यहाँ पे ये कंप्लीट रूप से इंस्ट्रक्शन को कन्वर्ट करता है और ये एक एक करके करता है, बस इतना सा अंतर है। असेंबलर आप इस प्रकार से बना सकते हो इसका स्ट्रक्चर, कंपाइलर का स्ट्रक्चर ये आप देख लीजिए, और इंटरप्रेटर का स्ट्रक्चर ये। इस प्रकार से अगर आए ट्रांसलेटर तो समझा देना। डिवाइस ड्राइवर मैंने बताया कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक प्रकार है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में उस डिवाइस को कम्युनिकेट कराने का काम करता है जो आप यूज़ करना चाहते हैं। जैसे अपने प्रिंटर को आप कंप्यूटर में अटैच करें और प्रिंट निकालना चाहते हैं, तो इस प्रिंटर को ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में कम्युनिकेट कौन कराएगा? डिवाइस ड्राइवर। बस इतना साफ समझ लीजिए। लिंकर जो होता है आपका कंपाइलर से जो कन्वर्ट होता है उसे लिंक करके EXE में बदलता है जो रन होने फाइल है, और एग्जीक्यूट करने के लिए जिम्मेदार होता है लोडर। और साथ ही यहाँ देखोगे जो भी एरर आती है प्रोग्राम में उसको हटाने का काम होता है डिबगर का। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो ज़रूरत के हिसाब से काम आते हैं, जैसे हमने देखे। जैसे हम बात करेंगे यहाँ पे MS वर्ड से रिलेटेड जितने भी सॉफ्टवेयर है, एक्सेल सीट से रिलेटेड सॉफ्टवेयर,
पावर पॉइंट से रिलेटेड सॉफ्टवेयर, DTP, पेज मेकर, फोटोशॉप, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, डेटाबेस सॉफ्टवेयर, इंटरनेट सॉफ्टवेयर, इनके बारे में पूछ लिया जाता है डेफिनेशन। तो इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हो जाते हैं आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो जाते हैं, जो आपको समय समय पर कंप्यूटर के मेंटेनेंस या कंप्यूटर की हेल्प करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो इन्हें बोल देते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर, तो ये देखिए डिस्क डीफ्रैगमेंटर, स्कैन डिस्क है, डिस्क क्लीनअप है, एंटीवायरस है, डिस्क चेकर है, सिस्टम प्रोफाइलर है, वायरस स्कैनर है, डिस्क क्लीनर है। ये सब आपको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और देखने को मिल जाता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या है, इनके फ़ायदे नुकसान बताइए। तो पहले तो बात करें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। तो यहाँ देखिए, जब एक व्यक्ति दूसरे से बात करता कोई दिक्कत नहीं, बात कर लेगा। पर एक व्यक्ति कंप्यूटर से बात करेगा, कैसे करेगा? नहीं कर पाएगा। कंप्यूटर हमारी भाषा थोड़ी समझेगा। तो कंप्यूटर से बातचीत करने के लिए हमको ज़रूरत होती है कंप्यूटर लैंग्वेज की। उस कंप्यूटर लैंग्वेज को ही हम बोल देते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या बोल देते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हमें सीखना पड़ेगा ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंप्यूटर की, या तो फिर कम्युनिकेशन करने के लिए मीडिएटर की ज़रूरत पड़ेगी। बस यही तरीका है। तो हम यहाँ बात करते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज की। जिस लैंग्वेज को कंप्यूटर समझता है या जिस लैंग्वेज में हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं उसे हम कंप्यूटर लैंग्वेज बोल देते हैं, और वो हमको जो है उसी लैंग्वेज में परिणाम भी देता है। तो हम बात करेंगे यहाँ पे दो प्रकार की कंप्यूटर लैंग्वेज, एक लो लेवल और एक है हाई लेवल। लो लेवल जो कंप्यूटर लैंग्वेज थी वो पुरानी, जिसमें कोड करना काफ़ी कठिन होता था, असेंबली लैंग्वेज। और यहाँ पे असेंबली लैंग्वेज पर यहाँ पे हमारी ज़रूरत के हिसाब से हमने कोड को अपनी इच्छा अनुसार लिख लिए, तो ये कहलाती है हाई लेवल लैंग्वेज। चलिए जान लेते थोड़ा सा। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसी होती थी जिनमें कोडिंग करना काफ़ी कठिन होता था, जैसे मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज में कोडिंग इस प्रकार होती थी। फिर थोड़ा सरल हुआ तो शॉर्टकट कोड लिखे गए, न्यूमोनिक कोड। और सरल हुआ तो इंग्लिश लैंग्वेज के कोड लिखे गए। पर मुझे बताइए, कंप्यूटर लैंग्वेज जो है ये है मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर इसको समझता है, पर अगर हमको कंप्यूटर को समझाना थे तो समझ गया। पर ये लैंग्वेज में कोड लिखे कंप्यूटर को समझाना किसकी ज़रूरत पड़ी? असेंबलर की, जो हमने पीछे देख चुके। और अगर इस लैंग्वेज में कोड लिखे और कंप्यूटर को समझाना तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर की। तो ये ध्यान रखिए थोड़ा सा। चलिए, यहाँ पे दो कैटेगरी पूछ ली जाती है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग में आपको दो कैटेगरी देखने को मिल जाती है, एक तो थर्ड जनरेशन की लैंग्वेज और एक फोर्थ की। तो थर्ड जनरेशन की लैंग्वेज देखते हैं, जहाँ पे माउस का उपयोग नहीं होता था, यानी कि ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसको लिखते समय माउस का उपयोग नहीं होता था, वो कहलाती है थर्ड जनरेशन की लैंग्वेज। परंतु ऐसी लैंग्वेज जहाँ पे जिसकी आईडी मतलब ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ कोडिंग लिखी जाती है, तो आईडी में माउस का उपयोग भी होने लगा, उसे कहते हैं फोर्थ जनरेशन की लैंग्वेज। ठीक है, समझ गए होंगे आप। तो इनके बारे में फ़ायदे नुकसान एक बार पढ़ लेना। फिर उसके बाद पूछ लिया जाएगा कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन किस किस माध्यम से किया जाता है। तो कम्युनिकेशन जो है दो व्यक्तियों या दो डिवाइसेस में आपस में विचारों का आदान प्रदान या डाटा के आदान प्रदान को क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो कम्युनिकेशन होता है वो एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में होगा। पर कैसे होगा? एक तो होता है वायर के थ्रू और एक होता है बिना वायर के थ्रू, यानी कि नो वायर। ठीक है, तो उन्हीं को बोल देते हैं मीडियम। तो चलिए, कम्युनिकेशन आप समझ गए। कम्युनिकेशन के लिए आपको मैसेज होना ज़रूरी है, भेजने वाला होना ज़रूरी है, किस माध्यम से भेज रहा है वो होना ज़रूरी है, रिसीवर होना ज़रूरी है और प्रोटोकॉल होना ज़रूरी है। ठीक है, 5 चीज़ें होगी तभी कम्युनिकेशन आपका सफल होगा, अन्यथा नहीं होगा। कुछ प्रकार है इसके, जैसे वन वे कम्युनिकेशन होता है। जैसे आपने देखा होगा ना, सैटेलाइट से आप टीवी देखते हो, तो सैटेलाइट से टीवी तक आता है कि नहीं आता? पर टीवी से सैटेलाइट में जाता है क्या? नहीं जाता। तो इस प्रकार के ट्रांसमिशन को बोल देते हैं कम्युनिकेशन को सिंप्लेक्स, ट्रांसमीटर से रिसीवर। दूसरा जो होता है कि आप भेज भी सकते हो और प्राप्त भी कर सकते हो, पर एक समय में एक ही काम होगा, या तो भेजोगे या तो प्राप्त करोगे। जैसे वॉकी टॉकी सुने कि नहीं, पुलिस वालों के पास रहता है, माइक चेक जो भी बोलते हैं वो, तो बोलते समय सुनते नहीं है और सुनते समय बोलते नहीं है। ठीक है, तो ये होता है हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। एक और होता है जो हम टेलीफोन की बात करें, तो टेलीफोन या मोबाइल की बात करें तो रिसीवर सुन भी सकता है और ट्रांसमिट भी कर सकता है। तो एक ही समय में दोनों काम हो रहा है, रिसीव भी हो रहा है और ट्रांसमिट भी। तो इसे बोल देते हैं फुल डुप्लेक्स। उसके बाद देखिए, जब हम कोई डाटा भेज रहे हैं तो एक साथ एक साथ भी भेज सकते हैं और एक एक करके भेज सकते हैं। तो अगर हमको 10 बिट दिया जाए और एक एक करके भेजी जाए तो यहाँ पे हो जाती है सीरियल। और अगर उन्हीं 10 या 8 बिट को हम एक साथ 8 वायर का प्रयोग करके भेज दें तो हो जाती है पैरेलल।
अब सीरियल जो भेज रहे हैं, सीरियल में भी दो प्रकार आ जाते हैं। कौन कौन से? असिंक्रोनस, जिसमें ग्रुपिंग होती है 0 और 1, और सिंक्रोनस मतलब जिसमें ग्रुपिंग नहीं, ऐसे भीड़ के आकार में भेज दिया जाता है। नेटवर्क केबल में आप याद रख लिए तीनों, ये देखिए, एक होती है ट्विस्टेड पेयर, जो पुरानी टेक्निक है, यूज़ होती है परंतु कम यूज़ होती है, लैन वायर में इसका यूज़ होता है। तो इस प्रकार से देखिए ग्रुपिंग में भी होती है जिसे सील्डेड बोला जाता है, और ये अनग्रुप में भी होती है, 2 वायर प्लस माइनस ऐसे फोल्ड रहते हैं। तो देखिए यहाँ पे ट्विस्टेड पेयर केबल कहलाती है। ये कहलाती है आपकी कोएक्सियल केबल, जो डिस्क के केबल में यूज़ होती है। अंदर कॉपर का वायर है, फिर देखिए फाइल है एल्यूमिनियम फाइल, फिर देखिए यहाँ पे एल्यूमिनियम वायर है, और आगे जैकेट है। यहाँ पे अगर बात करें कोर, मतलब कांच के रेसों के माध्यम से, फाइबर के माध्यम से अगर डेटा ट्रांसमिट होता है तो वो कहलाती है ऑप्टिकल फाइबर केबल। ठीक है, चलिए इनके बारे में आप देख लेना एक बार, ताकि आपको जो है थोड़ा सा क्लियरिटी मिल जाए। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है वो नेटवर्क में देखें तो देखिए, सर्वर मतलब जो रिक्वेस्ट पूरी करता है इंटरनेट में, और जो क्लाइंट मतलब जो रिक्वेस्ट करता है, इन सब के स्ट्रक्चर को बोल देते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा देख लेना, डिटेल वीडियो में मिल जाएगा सारी चीज़ें। देखिए अगला टॉपिक है हमारा, इसके अंतर्गत क्लास में हम देखेंगे कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है? तो देखिए नेटवर्क का मतलब जो होता है, 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर जब आपस में किसी निश्चित उद्देश्य के लिए आपस में जुड़ते हैं तो उसे हम बोल देते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। जैसे ये 4-5 कंप्यूटर आपस में जुड़े और आपस में डाटा का आदान प्रदान करेंगे, तो इसे हम क्या बोल देते हैं? कंप्यूटर नेटवर्क। और ये जो है यहाँ पे किसी न किसी माध्यम से जुड़ेंगे। जैसे मान लो अब जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वायर के माध्यम से भी जोड़ सकते हैं और बिना वायर के, तो इस प्रकार से आप देखेंगे। अब इसमें आपको एक सर्वर भी मिल जाता है और सर्वर नहीं भी मिलता। सर्वर मिलता है उसे बोल देते हैं क्लाइंट और सर्वर जो नेटवर्क है, और एक होता है बिना सर्वर वाला तो पीयर टू पीयर नेटवर्क बोल देते हैं। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। और 3 प्रकार के नेटवर्क आपको मुख्य रूप से देखने को मिलेंगे: लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है आपका एक ऑफिस, एक बिल्डिंग और एक निश्चित एरिया में 1 किलोमीटर के दायरे में कवर होता है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एक कंप्लीट मेट्रो सिटी में कवर होता है। और थर्ड जो होता है पूरे वर्ल्ड में कवर होता है। और एक और नेटवर्क आप ध्यान रखिए, पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो कि आपके आसपास ब्लूटूथ से जो कनेक्ट होता है उस नेटवर्क को हम बोल देते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। जैसे आपकी स्मार्ट वॉच है, एयर नेक बैंड है, या फिर आप बोलो तो मोबाइल है, लैपटॉप है, इन सभी को आपस में कनेक्ट कर दो तो पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो इनके बारे में यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई है, तो आप एक बार इसको पढ़ लेना। मैंने जो चीज़ें आपको एक ओवरव्यू बता दिया। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये एक प्रकार का एक संस्थान का नेटवर्क है, मान लीजिए। इसने सभी एम्प्लॉय को आईडी और पासवर्ड प्रोवाइड किया है नेटवर्क को यूज़ करने के लिए, ठीक है। परंतु यहाँ पे जो है वो ठीक है, यूज़ कर रहा है प्राइवेट नेटवर्क, परंतु कोई व्यक्ति मोबाइल यूज़र बाहर घूम रहा है, कोई घर में बैठा है, कोई दूसरी ब्रांच में बैठा है, तो इन व्यक्ति के माध्यम से भी इंटरनेट का उपयोग करके आईडी पासवर्ड डालेंगे और इस नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हैं। तो इस कारण इसे बोल देते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, आभासी नेटवर्क है, ठीक है। उसके बाद है आपको नेक्स्ट जो चीज़ें देखने को मिल जाती है, मॉडेम। मॉडेम के लिए क्वेश्चन आएगा, एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल क्या होता है, या डिजिटल से एनालॉग सिग्नल को कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो आपको मॉडेम की कार्यविधि समझा देता हूँ। एक पर्सन है एक्स ये, और एक पर्सन है बाय ए वाला। एक्स को बाय तक कोई डाटा भेजना है, इसके पास भी 0-1 है और इसके पास भी 0-1 है, पर जब भेजते हैं तो यहाँ एनालॉग है। मतलब जब आप इंटरनेट के माध्यम से कोई डाटा भेजोगे तो एनालॉग सिग्नल है, तो 0-1 को एनालॉग में बदलना पड़ेगा और फिर इधर जाएगा डाटा यहाँ से एनालॉग, और एनालॉग को फिर से 0-1 में बदलना है। तो एक तरफ तो आपको डिजिटल टू एनालॉग बदलने की ज़रूरत पड़ रही है और एक तरफ एनालॉग टू डिजिटल बदलने की ज़रूरत पड़ रही है। तो हमारा जो मॉडेम है वो MOD और DEM से मिलकर बना है। MOD मतलब मॉड्यूलेशन, जो कि डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट करता है, और DEM मतलब डीमॉड्यूलेशन, जो एनालॉग टू डिजिटल काम करता है। तो डिजिटल टू यानी कि डिजिटल टू एनालॉग किसने काम करा, मॉड्यूलेशन, और एनालॉग टू डिजिटल किसने काम करा, DEM ने। यहाँ पे MOD ने काम कर लिया और यहाँ पे DEM ने, और इन दोनों शब्दों से मिलकर क्या बना है, मॉडेम। तो यहाँ से मॉडेम आपके जो लिए जो है डिजिटल टू एनालॉग और एनालॉग टू डिजिटल यहाँ पे काम करता है। तो इसकी कार्यविधि आप समझा सकते हैं। इसके बारे में अगर देखें तो एक्सटर्नल मॉडेम होता है और एक इंटरनल मॉडेम, ठीक है। दोनों के बारे में आप यहाँ समझा सकते हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी की अगर बात करें तो जैसे हम इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं तो उसके प्रकार के आधार पर इंटरनेट कनेक्टिविटी डिफाइन होती है। जैसे डोंगल के माध्यम से चलाना, मोबाइल के माध्यम से चलाना, या फिर आप ब्रॉडबैंड चला रहे हो, डायल अप चला रहे हो, लीज लाइन चला रहे हो, या फिर आप सैटेलाइट चला रहे हो, तो उसके हिसाब से इंटरनेट कनेक्टिविटी डिफाइन होती है।
तो जैसे डायल अप कनेक्शन आप देखोगे तो यहाँ देखिए डायल अप कनेक्शन में एक मॉडेम यूज़ होता है, टेलीफोन लाइन का उपयोग किया जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे KB पर सेकेंड या फिर MB पर सेकेंड की स्पीड ये दिया जाता है। ठीक है, मतलब ISP के द्वारा जो है हम इसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा जो होता है लीज लाइन, थोड़ा सा महंगा होता है परंतु 24 घंटे उपलब्ध होता है। उसके बाद ISDN इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, ये मॉडेम के बदले में अडाप्टर यूज़ होता है ISDN का, बस इतना सा फ़र्क है। और ये जो है आपका एक प्रकार से साउंड और जो डाटा सारी चीज़ों को प्रोसेस कर सकता है, आगे मतलब डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे भी मॉडेम जैसे ही देखिए DSL मॉडेम यहाँ यूज़ होता है, ISDN जैसे ही यहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है, जिसे हम डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन बोलते हैं। उसके बाद देखिए रेडियो फ्रिक्वेंसी नेटवर्क होता आता है, ब्रॉडबैंड नेटवर्क, VSAT जो सैटेलाइट के द्वारा यूज़ होता है। उसके बाद USB मॉडेम जो डोंगल का उपयोग करके करता है। अब नेटवर्क डिवाइसेस की बात करें तो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, देखिए NIC क्या है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जिसके बारे में शुरू में ही देख लिए थे। एक वायरलेस होता है और एक बिना वायर के होता है, वायर्ड वाला। वायरलेस मतलब बिना वायर के, और एक वायर्ड। NIC में आपको इथरनेट केबल यहाँ अटैच होती है, तब कहीं जाके इंटरनेट चलता है। उसके बाद देखिए नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम देखने मिल जाता है, जो नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम जो नेटवर्क को मैनेज करता है उसे हम नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम बोल देते हैं। ईथरनेट हब जो होता है वो क्या करता है, एक से अधिक कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है नेटवर्किंग के लिए। इसके बाद ब्रिज है, दो अलग अलग नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए यहाँ ब्रिज उपयोग किया जाता है। ठीक है, और ये एक ही तरह के प्रोटोकॉल होते हैं। परंतु इसके अलावा स्विच होता है, ये भी एक से अधिक कंप्यूटर को आपस में जोड़ता है। राउटर नेटवर्क में डाटा को रूट करने का काम करता है। ये मॉडेम के बाद आप देखे होंगे वाईफाई के लिए लगा होता है। ठीक है, आजकल ज़्यादातर घरों में ये देखने को मिल जाता है। अलग अलग प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए गेटवे का उपयोग किया जाता है, जैसे गेटवे ऑफ इंडिया ना, दूसरे देश को अपने देश से जोड़ने के लिए। चलिए, नेटवर्क टोपोलॉजी जो होती है नेटवर्क की संरचना होती है। मान लो नेटवर्क आपने एक से अधिक कंप्यूटर को आपस में जोड़ दिया, उससे क्या बनेगी, एक ना संरचना बनेगी, तो उस संरचना को हम बोल देते हैं टोपोलॉजी। तो देखिए यहाँ पे आपको देखने मिलेगी, एक तो मिलेगी सिंगल बैकबोन में जब एक से अधिक कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हैं ऐसे, तो क्या होती है बस टोपोलॉजी। अगर ये बैकबोन खराब हो जाए तो टोपोलॉजी नष्ट हो जाएगी। दूसरी जो होती है लाभ हानि, आप पढ़ लेना, थोड़ा सा PDF आप ले लेना वेबसाइट से, वो उसमें पढ़ लेना। उसके बाद रिंग टोपोलॉजी, देखिए एक स्टार टोपोलॉजी होती है। अगर एक हब जो है सेंट्रलाइज डिवाइस में सभी चीज़ें आप आसपास जुड़ी हुई है तो क्या कहलाएगी, ये स्टार टोपोलॉजी। और नेक्स्ट जो होती है रिंग टोपोलॉजी, जो राउंड में एक ही तरफ डाटा को प्रवाहित करती है, और ऐसे अगर कोई चीज़ खराब हो जाए तो ये जो है बाधित हो जाती है, तो इसको बोलते हैं रिंग टोपोलॉजी। और रिंग को ही हम आपस में सब डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर दें ऐसे, तो क्या कहलाएगी, इसको बोलते हैं मेश टोपोलॉजी। उसके बाद नेक्स्ट जो है ट्री टोपोलॉजी, रूट होता है, फिर अन्य डिवाइसेस, फिर अन्य डिवाइसेस, इसके बाद भी अन्य डिवाइसेस, तो इसको बोल देते हैं ट्री टोपोलॉजी। साथ ही आप देखोगे तो अन्य डिवाइस यानी कि जैसे हब जो आपका स्टार टोपोलॉजी है, रिंग टोपोलॉजी है, बस टोपोलॉजी, इन सभी से मिल जाए तो क्या बन जाती है, हाइब्रिड टोपोलॉजी। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस प्रकार आपके फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर की बेसिक चीज़ें जो मैंने आपको रिवाइज कराया हूँ, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब आप डिटेल वीडियो जरूर देख लें, डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, मैं शेयर कर दूंगा इसकी डिस्क्रिप्शन में। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो डिस्क्रिप्शन में आपको फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर का डिटेल वीडियो मिलेगा। साथ ही अगर किसी को डॉस और लाइनेक्स पढ़ना है तो उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया हूँ, तो उसको आप पढ़ सकते हैं डिटेल में, और आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। अगर किसी को डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।